बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित पहला पाठ रिश्तों की समझ का अध्ययन करवाऊंगी। इस पाठ में हम आपको समझाएंगे कि एकल परिवार क्या होते हैं और संयुक्त परिवार क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, क्या कारण है कि एकल परिवार बनते हैं, लोगों के अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाने के क्या क्या कारण होते हैं। इन सभी बातों को मैं आपको इस पाठ में समझाऊंगी। रिश्तों की समझ के संबंधित मैंने आपको कुछ वीडियो एकल परिवार बनने के कारण और एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर, 2 वीडियो आप पहले अनुभव स्कूल ने ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। आप उसमें देखकर समझ गए होंगे कि एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं और इनमें क्या अंतर है। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आनुवंशिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले 2 महान वैज्ञानिक, जो कि एक है ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन दोनों के बारे में भी बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया और किस क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और आनुवंशिकी के क्षेत्र में इन्होंने क्या कार्य किए। तो चलो अब हम इस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसमें रिश्तों की समझ पाठ में संजना और सलमा नाम की 2 लड़कियां स्कूल में साथ साथ पढ़ती थी। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो, मध्यांतर में हम साथ साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाए। मध्यांतर में बच्चों आप जानते हो मध्यांतर क्या होता है? जब हमारे स्कूल में लंच होता है, हाफ टाइम जिसमें हम नाश्ता पानी करते हैं, उसे मध्यांतर कहते हैं। उसी में इसमें सलमा और संजना की भी लंच हुई। तब उन्होंने उसके बारे में बातचीत की कि संजना की माँ की तबीयत खराब थी। तो सलमा ने पूछा, हाँ संजना अब बताओ माँ को क्या हुआ? संजना ने कहा, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। अब माँ को बुखार आ रहा था, इसीलिए संजना चिंतित थी। सलमा ने कहा, डॉक्टर को दिखाया? संजना ने कहा, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा ने कहा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना ने कहा, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। सलमा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन ही है। इस पाठ में संजना और सलमा ये बता रही हैं, संजना कह रही है, मेरे परिवार में सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची और उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। लेकिन सलमा ये कह रही है कि मेरा परिवार जो है उसमें केवल मेरी माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन ही हैं। तो बच्चों, वह परिवार, ऐसा परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं, तो वो होता है एकल परिवार। और ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, मम्मी पापा और उन सभी के बच्चे एक साथ रहते हैं, उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार, इन दोनों की मैंने आपको परिभाषा बताई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के बनने के क्या कारण हैं। अब संयुक्त परिवार तो हमेशा से बना हुआ ही होता है, शुरू में परिवार जो है संयुक्त परिवार ही होते हैं। एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं? एकल परिवार, अब देखो कई लोग शिक्षा के कारण भी एकल परिवार बना लेते हैं, यानी कि गांव में यदि सुख सुविधाएं नहीं है और कोई ऊंची शिक्षा हासिल करने के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो वह गांव को छोड़कर बाहर जाकर बस जाते हैं, तो ऐसे एकल परिवार हो गए। दूसरा कारण है रोजगार की तलाश में। रोजगार की तलाश में यानी कि काम धंधा ढूंढने के लिए भी लोग अपने गांव को छोड़कर या एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ अपने बीवी और बच्चों को साथ में ले जाते हैं, तो माता पिता उनके साथ नहीं जा पाते हैं। कुछ तो पुरानी जगह का मोह है, उसके कारण वो नहीं जा सकते, और कुछ जो है शहरों में छोटे मकान होते हैं, इसलिए वे एक साथ नहीं रह सकते, इस कारण भी एकल परिवार बन रहे हैं। एक और कारण है, वो है आर्थिक स्थिति अलग अलग होना। अब परिवार की आर्थिक
आर्थिक स्थिति अलग अलग है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, तो आपस में सामंजस्य नहीं बैठता। यानी कि कम कमाने वाले को सभी तरह की सुख सुविधाएं मिल रही है, लेकिन अधिक कमाने वाला ज़्यादा कमा कर भी अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पा रहा है। इस वजह से भी एकल परिवार बन रहे हैं। और एक और कारण है कि विचारों का आपस में मेल नहीं खाना, लड़ाई झगड़े होना, तू मैं होना, इस वजह से अधिक परिवार ज़्यादा बड़े परिवार होता है। तो ये सब कारण तो होते, आपस में विचार मेल नहीं खाते हैं, इसलिए भी लोग एकल परिवार बना लेते हैं। शहरों में मकानों का छोटा होना भी एकल परिवार का कारण है, और विवाह संबंधों के कारण भी एकल परिवार बढ़ रहे हैं। विवाह संबंधों के कारण एकल परिवार कैसे बढ़ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि यदि किसी का विवाह है, कोई एक लड़की दूसरी संस्कृति से इस संस्कृति में, कोई अलग संस्कृति में आती है, अगर अलग परिवार में आती है और वह एक दूसरे में सामंजस्य नहीं मिला पाते या उनकी विचार आपस में नहीं मिलते हैं, इस कारण भी फिर वो लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वह पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। एकल परिवार बढ़ रहे हैं। अगला कारण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिकता। लोग अपने आप की खुद की पर्सनल स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी कि किसी का रोकना टोकना किसी को पसंद नहीं है, या कोई कुछ कह दे तो बर्दाश्त नहीं होता है, इस वजह से। और आधुनिकता, शहर की मॉडर्निटी, मॉडर्न युग में जाना चाहते हैं, या पुरानी परंपरा या पुरानी रीति रिवाज को छोड़ना चाहते हैं। इस वजह से भी वो अपने बूढ़े माँ बाप को या फिर पुरानी ये सोच वाले माता पिता को अब गांव में रहने देते हैं, या उनसे अलग होकर शहर में ही यदि कोई रह रहा है तो भी उनसे अलग होकर वहाँ बस जाते हैं और अपना एकल परिवार बना लेते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो ये सारणी है, इसमें लिखा है कि इस सारणी को कॉपी में बनाकर पूरी करना। आपको इस सारणी को कॉपी में बनाना है और फिर पूरा करना है। इसमें ये लिखा है, एक साइड परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं और दूसरी साइड आपको लिखना है आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं। अगर कहीं और रहते हैं तो उस स्थान का नाम बताना है। ये आपको अपने आप करना है कि ये दादाजी हैं जो आपके परिवार के सदस्य हैं। यदि आपके साथ रहते हैं तो उस हाँ लिख दो, और नहीं रहते हैं तो जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम लिख दो। ऐसे ही परिवार के सभी सदस्यों के बारे में बताना है, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी और चाची जी। यदि ये आपके साथ रहते हैं तो ऐसे बता दो, और नहीं रहते हैं तो जिस जगह रहते हैं इस सारणी में आपको वो बताना है। ये सारणी आपको कॉपी में आज खुद बनानी है। इसके बाद अगला है टॉपिक, आपने पिछली कक्षा में एकल और संयुक्त परिवार के बारे में समझा। पिछली कक्षाओं में आपने समझ रखा है। इसके अलावा मैंने जो यहाँ आगे पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं आपकी क्लास में, उसमें भी आपने देखा होगा एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। जैसे आपने देखा कि संजना संयुक्त परिवार से थी तो उसकी दादी और ताई जी उसकी माँ की देखभाल कर रही थी, बीमार थी तो भी। लेकिन एकल परिवार में केवल माता पिता ही होते हैं बच्चों के लालन पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए, और उसकी सभी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए माता पिता ही होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और सभी खर्चों में एक दूसरे सहयोग करते हैं। अब है पता कीजिए और लिखिए। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपने हिसाब से खुद ही लिखने, खुद ही पता करना है, आपको खुद लिखना है। मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। पहला प्रश्न है, आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। अब आपके आस पड़ोस के एक दो घर के बारे में आपको इसमें बताना है कि कौन कौन रहता है, वो बता दीजिए। इनमें एकल परिवार कितने हैं वो भी बताना है कि एकल परिवार कितने हैं वो बता दो, हैं तो ठीक, नहीं तो ठीक। अब बताना है तीसरा प्रश्न, उनके घर में कितने कितने सदस्य रहते हैं। आपको उनके सदस्यों के बारे में बताना है। 2 परिवार चुन लेना, ज़्यादा नहीं। आप उसके बारे में खुद ही बता सकते हो कि कितने सदस्य हैं और एकल परिवार कितने हैं। उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार होता है। यदि उनके परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं, संयुक्त परिवार है, तो उनके बीच में काम का बंटवारा कैसे करा हुआ है वो भी आपको बताना है। पुरुषों के बीच में काम का बंटवारा किस प्रकार किया हुआ है और स्त्रियों के बीच में किस प्रकार किया हुआ है वो आपको
खुद बताना। इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद देने हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि इसमें संयुक्त परिवार कितने हैं, वो भी आपको बताने हैं। यदि आपने 2-3 परिवार चुने हैं तो ऐसे बता दो, और यदि सारे आसपास के आपके जितने परिवार, आपको उनकी जानकारी उसके बारे में बता दो कि संयुक्त परिवार कितने हैं और एकल परिवार कितने हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, उसमें कितने कितने सदस्य रहते हैं, उन संयुक्त परिवार में कितने कितने सदस्य रहते हैं और उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार होता है, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता। याद रखो, आपको पता होगा, पढ़ा है कि संजना का परिवार संयुक्त परिवार था। एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। यदि संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उनकी देखभाल केवल उनके पिता या उसकी छोटी बहन या खुद संजना को ही करनी पड़ती। हो सकता है संजना को उस दिन स्कूल ही नहीं भेजा जाता, है ना। तो हमने ये देखा कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर खुद आपको अपनी जानकारी के हिसाब से पड़ोस में जानकारी हासिल करके देने हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम एक परिवार का वंश वृक्ष, इसमें संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया है। जैसे उसने अपने परदादा जी का नाम बताया है। परदादा जी का नाम है अनंदाराम जी और दादाजी का नाम है मोतीलाल जी। ऐसे ही उसके पिताजी का नाम है जगदीश जी और उसका खुद का नाम है संजना। अब उसने अपने ननिहाल के बारे में बताया है कि धापूबाई है जो उसकी पड़नानी जी थी, और नानी जी है जो कमला है, माता जी का नाम ऋतु है और वो खुद है संजना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसने अपनी पीढ़ियों के बारे में बताया है। ऐसे ही आपको भी सोचना है, आपके पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी का नाम, और मम्मी के परिवार में अपनी माँ का नाम, माँ की माँ का नाम, उनकी माँ का नाम, ऐसे आपको देखना है। अब आप भी अपने परिवार के पिता व माता दोनों के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाइए। पिताजी का अलग और माताजी का अलग, ऐसे वंश वृक्ष बनाना है। इसके बाद में सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। पिताजी, अपना पूरा परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया, क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते हैं। अब देखो, संजना के परिवार के बारे में सुना तो सलमा को भी लगा कि काश मेरा भी संयुक्त परिवार होता तो हम भी सब एक साथ रहते। अब सोचिए और बताइए। अब देखो, प्रश्न हमें सोचना है, फिर समझना है कि सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया होगा। सलमा के पिताजी ने यही कारण बताया होगा कि मैंने आपको जो बताए थे कि एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं, रोजगार की तलाश में, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, या विवाह संबंधों के कारण। इसमें भी दे रखे, देखो आजकल व्यवसाय की तलाश में या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। व्यवसाय की तलाश में यानी कि रोजगार, और उच्च शिक्षा पाने के लिए यानी कि हायर स्टडी, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो गाँव में ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए शहरों में जाना पड़ता है। और शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं, इस कारण लोग सभी मिलकर एक साथ नहीं रह सकते हैं, जिसमें कम लोग ही रह सकते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं, जैसे परिवारों के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होना, आदतें, सदस्यों के व्यवहार में अंतर होना, आदतों में अंतर होना, आर्थिक स्थिति अलग अलग होना, आय और व्यय करने की क्षमता, ज़्यादा खर्च करना और कम कमाना, त्यौहार मनाने के तरीकों में निरंतर बदलाव, यानी कि कोई किसी के त्यौहार मनाने के अलग तरीके हैं, कोई पुराने रीति रिवाजों से मनाते हैं तो कोई नए रीति रिवाजों से मनाना चाहते हैं। तो इस वजह से भी एकल परिवार बनने के ये कई कारण हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं और बताइए कि एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। मैंने आपको बताए थे अभी एकल परिवार बनने के कारण, और वीडियो भी अपलोड कर रखा है, उसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद है संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है, इस विषय पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है और इस पार्ट में भी समझा दिया है आपको उनमें क्या अंतर है। एक बार फिर से बता देते हैं कि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, मम्मी पापा और उन सभी के बच्चे साथ साथ रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। अब आपको ये बताना है कि समय के साथ साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या अंतर आए हैं, क्या बदलाव आए हैं। तो आपको बता देते हैं कि पहले तो सभी लोग मिलकर साथ साथ त्यौहार मनाया करते थे, और आजकल लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए कम लोग ही एक साथ मिलकर त्यौहार मना लिया करते हैं। पहले लोगों
एक दूसरे के घर पे जाया करते थे, आजकल नहीं जाते हैं। पहले कम खर्चे में ही त्यौहार बन जाते थे, आजकल दिखावा ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपको बता सकते हैं कि समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीक़ों में यही बदलाव आए हैं कि लोगों ने एक दूसरों में रुचि लेना बंद कर दिया है। सभी केवल अपना अपना परिवार मिलकर ही, एकल परिवार मिलकर ही त्यौहार मनाना चाहते हैं और अधिक खर्चा, दिखावा ज़्यादा, ये चाहते हैं। और तो बच्चों, आपको पता चल गया है कि त्यौहार मनाने के तरीक़ों में समय के साथ क्या क्या बदलाव आए हैं। तो चलो अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब है, अपनी कॉपी में सारणी बनाकर लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्योहार पर या कभी नहीं आदि। ये बताना है कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे कब कब जाते हैं। रिश्तेदारों के नाम दे रखा है, देखो, नाना जी नानी जी, दादाजी दादी जी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा जी मौसी जी। आप इनके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, इनके यहाँ कब जाते हैं या कभी नहीं जाते, या कौन से त्यौहार पे जाते हैं, ये सारणी आपको इसमें देखकर खुद बनानी है। तो चलो अब आगे आ गया गोद लेना। ये गोद लेना क्या है, अब मैं बताती हूँ। आपने सुना हुआ, कभी कहीं सुना होगा कि ये इसका खुद का बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ है। तो गोद लिया हुआ क्या होता है? एक बार बरसात के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए थे। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? योगी ने कहा, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन ने पूछा, यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ नहीं दिखाई दी, अचानक कहाँ से आ गई? तो योगी ने कहा, यह हमारे घर में नई आई है, इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह से यह मेरी बहन हुई। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल भी करती रहती है। तो बच्चों, ये उसकी बहन थी जो गोद ली हुई थी। आपने भी सुना होगा कभी गोद लिया हुआ। अब ध्यान से सुनो, गोद लिया हुआ क्या होता है। ये जो नीली लाइन दिख रही है, इसमें देखो, किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना, कानूनन गोद लेना ही गोद लेना कहलाता है। कानूनी कागज बनवाओ, फिर उसको गोद ले लेते हैं कि मुझे ये बच्चा पसंद है और मैं इसे कानूनन संरक्षण प्रदान करता हूँ, आज से यही मेरा अपने बच्चे के जैसा होगा, तो इसे गोद लेना कहते हैं। अब सोचिए और बताइए, यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर चली जाती, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप ध्यान से सोचो कि एकल परिवार में रह रहे हो, उसमें तो केवल मम्मी पापा ही रहते हैं। अब मम्मी ही बाहर चली जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? आप वहाँ हो, मम्मी नहीं। एक तो हमारी दिनचर्या में फ़र्क आ जाएगा, पापा को खाना बनाना पड़ेगा, स्कूल भेजना पड़ेगा सारी, और हमारी सभी ज़रूरतों की पूर्ति जो मम्मी किया करती है वो पापा नहीं कर सकते। एक तो ये फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद जो है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, आश्रम, छात्रावास के बारे में चर्चा करना है। तो वो होते हैं अनाथालय। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, उनके अनाथ आश्रम में वो रहते हैं, और उनके अनाथ स्कूल भी होते हैं, वो ऐसे छात्रावास भी होते हैं जहाँ पे उनके अध्ययन का कार्य करवाया जाता है। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कौन किसके जैसा, यानी कि कौन है किसके जैसा है। आपके परिवार के सदस्य कौन किसके जैसे लगते हैं, ये इसमें। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उनकी मौसी जी भी आ गई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ की गोदी में मौसी की गोद में छोटी सी बच्ची थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है, अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें जो है चाचा जी जैसी हैं, गोरा रंग दादाजी के जैसा है, और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। तो आपको ये पता है कि आपने घर में भी कहीं सुना होगा कि इसकी आंखें तो दादाजी जैसी लगती है, नाक जो है माँ जैसी है, और चेहरा जो है ये मामा जी के जैसा है। तो बच्चों, हमें जो है अपने ये चेहरे के रूप, रंग, आंखें, नाक, कान, ये अपने नाना नानी, दादा दादी, मामा जी और चाचा जी, इनसे ही प्राप्त होते हैं, मम्मी पापा से भी प्राप्त होते हैं।
अब पता कीजिए और लिखिए कि आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में एक सारणी बनानी है। एक साइड लक्षण लिखना है, दूसरी साइड लिखना है किसके जैसे। इसमें लिखना आपको आपके शरीर के कौन से अंग आपके परिवार में किसके जैसे हैं। अब चेहरा किसके जैसा है, मम्मी के जैसा है, पापा के जैसा है, दादा के जैसा है या चाचा के जैसा है। आंखें किसके जैसी हैं, नाक किसके जैसा है, और ये बाल किसके जैसे। देखो, हमारे शरीर के सभी जो अंग होते हैं ये हमारे परिवार के सदस्यों के ही पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलते रहते हैं। इसे वंशानुगत लक्षण कहते हैं। अब आंखें, चेहरा, नाक, बाल, कान और रंग ये हमारे किसके जैसे हैं, आपको एक सारणी बनाकर इसमें लिखना है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है कि आनुवांशिकता का वंशानुगत लक्षण ये कहाँ से आए, इसके बारे में इसमें बताएंगे कि संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया है। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से ही क्यों लिखती हो, बाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती। तब हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया पर लिख नहीं पाती, क्योंकि उसे ये गुण भी किसी परिवार के सदस्य से मिला है। पता कीजिए, लिखिए आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती है, अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कि पहले आपने अपने शरीर के रंग के बारे में, आँखों के बारे में और नाक नक्श के बारे में लिखा है सारणी में। अब आपको सारणी बनाकर ये लिखना है कि आपकी कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती है। बात करना किस जैसा है, चलना किसके जैसा है, उठना बैठना किसके जैसा है, कौन कौन सी आदतें परिवार के किस सदस्य से मिलती है, आपको ये लिखना है। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक यानी कि वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ये हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही ट्रांसफर हो जाते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का अपने आप ही जाना वंशानुगमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से भी प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। वंशानुगत लक्षण केवल वही होते हैं जो हमें हमारे परिवार के सदस्यों से, माता के परिवार और पिता के परिवार के सदस्यों से मिले हैं। आओ जाने, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग किए और फिर ये पता लगाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए। इसलिए उन्होंने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने वंशानुगत नियम के प्रतिपादित किए, वंशानुगत नियमों को, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जो वंशानुगमन होता है उसे आनुवांशिकता कहते हैं। इसलिए इनको, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही हमें ये बताया कि किस तरह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण होते हैं माता पिता के, वो बच्चों में स्वतः ही आ जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इन्होंने वंशानुगत के नए गुण निर्धारित किए और नए नियम बनाए, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिले। ये अब पिंकी ने यह तो समझा कि अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन वह यह जानना चाहती थी कि क्या यह गुण जानवरों में भी होते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए कि गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। आपको पता है गाय अपने बछड़े को चाट कर, सूंघ कर और देख कर पहचानती है। आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? तो जाहिर सी बात है हमारी माँ हमें भीड़ में देखकर पहचानेगी, चेहरा देखकर पहचान जाएगी। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, लेकिन वे गुण कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब है हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। आपने सीखा है एकल परिवार के क्या कारण हैं और संयुक्त परिवार के क्या कारण हैं। और एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं अलग होती हैं, उनके व्यवहार, आर्थिक स्थिति और सभी
अलग अलग होती हैं। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ये भी हमने सीखा इस पाठ में। अगला टॉपिक है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, इसे हमने सीख लिया। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगमन गुणों का कैसे निर्धारण होता है ये भी उन्होंने प्रतिपादित किया। अगला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हमने इस पाठ में ये भी सीखा है। तो बच्चों ये आज जो हमने आपको पाठ पढ़ाया है, आपसे आशा करती हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है, और एक बार आप और पढ़ लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और वीडियोस जो अपलोड किए हुए हैं नेट पे उनको ध्यान से देखते रहिए।